हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में जो पॉलिटी में संघीय विधायी का इस टॉपिक से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने ये 12 पार्टों के अंदर पूरा कवर कर दिया है। अब दोस्तों, अगर आप जनरल अवेयरनेस के इंडियन पॉलिटी में संघीय विधायिका का ये जो पूरा चैप्टर अगर आप एक ही वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं तो आप हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल फौजी आईएएस एकेडमी पर जाकर आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यानी दोस्तों, ये संघीय विधायिका का ये जो 12 पार्ट है उनको एक साथ वहाँ पर बनाया जाएगा। तो अगर उस वीडियो को आप देखने के लिए इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो है जो कि 3 से 4 घंटे का होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों उनके लिए, ऑप्शन ए में दे रखा है 2, बी में 3, सी में 4 और डी ऑप्शन है दोस्तों 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 सप्ताह यानी 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा सभी सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटा सकता है और राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम है जो कि दोस्तों 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। 14 दिन यानी 2 सप्ताह। यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर नहीं लौटाया जाता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा, यानी उसे जो कि दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है अनुच्छेद 109 के तहत। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले प्रस्तावित पेश नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी है दोस्तों सीएजी रिपोर्ट और सी में है वार्षिक वित्तीय विवरण और डी ऑप्शन है किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी लोकसभा को भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है। वही वार्षिक बजट पास करती है तथा सभी प्रकार के खर्चों की स्वीकृति देती है और बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय विधेयकों को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में जो पारित होने के बाद ऐसे विधेयक है जो कि राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसको जो कि भारत की संचित निधि से वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हमें चुनने के लिए हमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी और दूसरा कथन है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा कथन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में है दोस्तों 2, 3 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। यानी वे जो कि भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के पारित होते हैं, बिना स्वीकृति के पारित होते हैं। ये व्यय या तो संविधान द्वारा स्वीकृति होते हैं या ये व्यय है जो कि या तो संविधान द्वारा स्वीकृत होते हैं या संसद विधि बनाकर डाल देती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, पहला कथन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, की घोषणा सभा पीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त 1954 को की गई थी। दूसरा कथन है दोस्तों भारत में द्विसदनीय सदन का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्लेमिंटो सुधार से हुआ। उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है दोस्तों केवल 1, बी में है केवल 2 और सी में है दोस्तों दोनों सही है या फिर डी में है दोनों गलत है।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल एक। यानी भारत में द्विसदनीय सदन का प्रारंभ है जो कि 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो तत्कालीन विधान मंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया था, जिसका विशेषाधिकार सीमित था और जो वस्तुतः 1921 में अस्तित्व में आया था। और दोस्तों गवर्नर जनरल तत्कालीन जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विभागीय स्थायी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है स्थायी समिति बजट चर्चा के दौरान संसद को ज्यादा बेहतर ढंग से मदद करना। और दूसरा कथन है दोस्तों इस समिति का एक उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका के अत्यधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है। यानी विभागीय स्थायी समितियों का गठन है जो कि दोस्तों कब हुआ था? सन 1993 यानी सन 1993 में हुआ था। स्थायी समितियां निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। कौन कौन से? समितियों को भेजे गए विधेयकों की समीक्षा करना और मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना और सरकार द्वारा जो कार्यान्वित किए जाने पर इनकी समीक्षा करना और विभागों के बजटीय खर्च की जांच करना। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संसद में जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों राज्य के मामलों पर चर्चा करना। बी ऑप्शन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के दमन में पुलिस बल के प्रयोग के मुद्दों पर चर्चा करना। सी ऑप्शन है दोस्तों संघ सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी उपक्रम में हिंसक व्यवधानों से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करना। और डी ऑप्शन है दोस्तों औद्योगिक श्रमिकों की मांग को दबा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि औद्योगिक श्रमिकों की मांग को दबा देने संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना होता है। यानी औद्योगिक श्रमिकों की जो मांग को दबा देने संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना इस प्रश्न का सही जवाब है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है दोस्तों भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और लास्ट ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत एक जो कि संसदात्मक प्रजातंत्र है। यानी भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। इस प्रजातंत्र का आशय यह है कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला जो प्रजातंत्र है जिसमें राज सत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। और दोस्तों संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला कथन है दोस्तों धन्य विधेयक से संबंध गतिरोध होने पर। दूसरा कथन है दोस्तों संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक पारित कराने के लिए। और दोस्तों तीसरा कथन है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो दोस्तों निम्न जो कूट दिए गए हैं इसकी सहायता से आप राइट आंसर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, बी में है केवल 3 और दोस्तों सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 1 और 2 और डी में है 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल और केवल 3। यानी संविधान के जो आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है कि जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्या दोस्तों प्रश्न में एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस कृत्य के बाद अधिनियम बन जाता है?
ऑप्शन है दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना स्वीकार करता है, या फिर जब वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, या ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों, जब लोकसभा अध्यक्ष उसे अपनी सहमति प्रदान कर देता है। डी ऑप्शन है दोस्तों, जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो दोस्तों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जब राष्ट्रपति है जो कि उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 3 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति है जो कि उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो कि अविश्वास मत से पराजित हुए? तो दोस्तों इसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मोरारजी देसाई, दूसरा कथन विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दोस्तों तीसरा कथन है एच.डी. देवगौड़ा, और लास्ट कथन है चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1 2 3 4 यानी उपयुक्त सभी, और बी में है दोस्तों 1 2 3, सी में है 2 3 4, और डी ऑप्शन है दोस्तों 1 4। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 3 4। यानी दोस्तों भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में यानी अगस्त 1963 में जे.बी. कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। और भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कुल 26 बार सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और दोस्तों इसी में क्या है कि जो मोरारजी देसाई को छोड़कर उपरोक्त सभी जो प्रधानमंत्री है वो अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के जो प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा कथन, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा कथन है दोस्तों, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला हमारा जो ऑप्शन है केवल 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 यानी उपयुक्त तीनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 कथन सही है। यानी संविधान के अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और संसद के प्रति नहीं होती है। और अनुच्छेद 75 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो अनुच्छेद 78 क के अनुसार प्रधानमंत्री विधि एवं प्रशासन संबंधित प्रस्तावों की सह सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब ऑप्शन है दोस्तों वह गठबंधन सरकार चलाता हो, या फिर जब वह उसके पास कम सांसद हो, या फिर वह लोकसभा का सदस्य हो, या डी ऑप्शन है वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। यानी संविधान में जो अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी जो कि प्रक्रिया के नियम बना सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत व्यवस्था है कि कोई भी जो सदस्य है लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। शर्त यह है कि दोस्तों कि नोटिस को अध्यक्ष जिस दिन की कार्रवाई का हिस्सा बनाए और वह सदन के समक्ष आए तो उसके समर्थन में 50 सदस्यों को अपना समर्थन जताना होगा। यानी ये 50 जो अपना सदस्य है उनको समर्थन जताना जरूरी है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश होता है। इसलिए भारत का जो प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है
ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया है। दूसरा कथन, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का वर्णन किया गया। तो दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों सही है, या डी ऑप्शन में है दोनों गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। यानी वर्ष 1921 में एकवर्त जो समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक यानी अलग किया गया है। और संविधान के अनुसार संविधान के जो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख हुआ है, न कि बजट शब्द का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य ऑप्शन ए जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या फिर आई थी उससे स्वेच्छित रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है फिर देती है। बी ऑप्शन है दोस्तों जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या फिर हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या फिर कर दी गई। ऑप्शन सी है दोस्तों एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। डी ऑप्शन अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है या फिर हुई है उसे उससे निष्कासित कर दिया गया या फिर कर दी गई हो। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ या फिर हुआ था या फिर हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। दूसरा कथन राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। तीसरा कथन है दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल एक और दो, बी में है दो और तीन, सी ऑप्शन है दोस्तों केवल तीन और डी में है उपरोक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल एक और दो। यानी दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा की गई है। और दोस्तों लोकसभा में जो कि अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान दोनों होता है, जबकि राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं होता है। और दोस्तों अनुच्छेद 113(3) के अंतर्गत किसी भी जो अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जा सकती है, अन्यथा वो नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यह रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित विधेयकों में से किसे या फिर किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? कथन है दोस्तों धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक या साधारण विधेयक। तो दोस्तों नीचे के दिए गए जो कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, बी में है दो तीन, सी में केवल तीन और डी में है दोस्तों तीनों कथन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवल तीन। यानी संसद के दोनों सदनों के जो मध्य संसद के दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध को सुलझाने के लिए जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की जो संयुक्त बैठक साधारणतः साधारण विधेयक के लिए है और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर होने वाले जो गतिरोध की सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन है जो कि भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? ऑप्शन है दोस्तों इसमें जो तीन कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन है राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। दूसरा कथन किसी राज्य की जो सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति होनी जरूरी नहीं है। और तीसरा कथन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके राइट आंसर का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन है
1, 2, 3, बी में है 2, 3 और सी में है 1, 3 और लास्ट में है केवल 2। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 कथन सही है। यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संविधान संसद है जो कि किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। इसके लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक, यानी उस राज्य की जो सहमति है वो होनी जरूरी नहीं है। और भारत में जो संघीय संविधान और इकहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो दोस्तों इसमें कथन है, पहला कथन जवाहरलाल नेहरू ने, या जवाहरलाल बहादुर शास्त्री, या फिर गुलजारी लाल नंदा। और दोस्तों चौथा कथन है इंदिरा गांधी। पांचवा कथन अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कोड से सही आंसर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे कोड दिए गए हैं, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, या फिर 1, 3, 4, या 3, 4, 5, या फिर 1, 2, 4, 5। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3, 4 और 5। यानी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जो प्रधानमंत्रित्व काल है जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार रहा था। कब से कब तक रहा था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार रहा था। इसमें समय अंतराल नहीं था। और दोस्तों जो गुलजारी लाल नंदा है वो पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक जो गुलजारी लाल नंदा है वो पहली बार है जो कि 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, एवं दूसरी बार है जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 बार समय अंतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। और दोस्तों इंदिरा गांधी है जो कि 1966 एवं 1980 में, और अटल बिहारी वाजपेयी है जो पहली बार 1996 में एवं दूसरी बार 1998 में एवं तीसरी बार है जो कि 1999 में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री, या स्पीकर, या राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पीकर की। यानी भारत में एक मंत्री जो कि अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में जो व्यक्तिगत जो वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति लेना उन्हें बहुत ही जरूरी होती है। और मंत्री को वक्तव्य देने के लिए स्पीकर के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, या वीपी सिंह, या चंद्रशेखर। ऑप्शन डी है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। यानी चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की एक भी बैठक नहीं हुई है। और दोस्तों लोकसभा की बैठक से पूर्व ही कांग्रेस के जो समर्थन वापसी के कारण इन्हें प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों निगमित कर प्राप्तियां, ऑप्शन बी लाभांश तथा लाभ, ऑप्शन सी है दोस्तों विनिवेश प्राप्तियां, और ऑप्शन डी है ब्याज प्राप्तियां। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनिवेश प्राप्तियां। यानी विनिवेश जो प्राप्तियां संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश किसे कहा जाता है दोस्तों? जो सार्वजनिक उपक्रम में जो सरकारी हिस्सेदारी की जो बेचने की जो प्रक्रिया है उसे ही विनिवेश
कहा जाता है। विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग है जो कि सरकार उस उपक्रम को उन्नत करने तथा अन्य योजनाओं में लगाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में यानी राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन, राज्यसभा की जो अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। और दूसरा कथन है दोस्तों, राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तीसरा कथन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इनकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। तो दोस्तों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आप राइट आंसर का चयन कीजिए, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3, सी में है 2 और 3, और दोस्तों डी ऑप्शन है लास्ट हमारा ऑप्शन है केवल 1। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही होगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से कर सकती है। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, ऑप्शन बी है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। तो साथियों प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा किया जाता है। इसमें योगदान आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन में 80 जी के तहत 100% आयकर छूट प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब करें और हमारा ही दूसरा YouTube चैनल फौजी IAS एकेडमी को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।